हेलो स्टूडेंट्स, मैं लूशी रानी मिश्रा, LBSM कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। आज मैं इस वीडियो में इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर का पार्ट बी का चैप्टर 6 वाटर रिसोर्सेज जल संसाधन के बारे में चर्चा करूंगी। तो आइए पढ़ते हैं जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज। जैसे कि हम सब जानते हैं, जल ही जीवन का आधार है तथा जल के बिना मनुष्य का इस पृथ्वी पर रहना असंभव है। और जल एक अमूल्य प्राकृतिक संसाधन है जो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र मतलब यह एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी जैसे पौधे, जानवर या अणुजीव शामिल होते हैं। पर इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है मनुष्य करता है, क्योंकि मानव के लिए इसका विशेष महत्व भी है। क्योंकि पेयजल जो पीने योग्य पानी जो है पीने के लिए यूज़ किया जाता है, और सिंचाई सिंचाई इरिगेशन जो फसलों को पानी देना जो है वो सिंचाई कहलाता है, तथा उद्योग, घरेलू कार्य, ऊर्जा सभी के लिए जल होना जरूरी है। जैसे कि हम जानते हैं, पृथ्वी जो है वो स्थल और जल दोनों से मिलकर बना है। तो यह जल जो है पृथ्वी के लगभग 2/3 भाग पर विस्तृत है। और पृथ्वी का जो संपूर्ण जल है वो लगभग 32% जो है वो शुद्ध जल है, प्योर है, जो पीने योग्य या इस्तेमाल करने के लिए योग्य है। जिसका 75.2% जो है वो ध्रुवों पर जमा है, जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में हिम के रूप में। तथा अन्य जो 22.6% है वो भूमिगत जल के रूप में है, जो अंडरग्राउंड वाटर। और भारत में जल संसाधनों को जो है 2 भागों में इनको बांट सकते हैं। देखिए, पहला है धरातलीय जल संसाधन और दूसरा है भूमिगत जल संसाधन। तो देखिए, पहला है धरातलीय जल संसाधन, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस। इसका मतलब है जो जल पृथ्वी के सतह पर पाई जाती है, जो ग्राउंड पर सतह पर पाई जा रही, जैसे नदियाँ, झीलें या जो तालाब होते हैं, वो धरातलीय जल संसाधन कहलाते हैं। भारत में जो कुल नदियाँ हैं तथा उनकी जो सहायक नदियाँ जिनकी लंबाई 1.6 किलोमीटर से अधिक है को मिलाकर 10,360 नदियाँ हैं। भारत में देखिए, सभी नदी बेसिनों में जो औसत वार्षिक प्रवाह है वो 1,869 घन किलोमीटर होने का अनुमान किया गया है। भारत में जो टोटल नदी बेसिन जो पाए जा रहे हैं उनमें औसत वार्षिक प्रवाह जो है, उनका मतलब जो टोटल वर्ष भर जो प्रवाह हो रहा है पानी, उनमें जल जो प्रवाह हो रहा है उसको जो है 1,869 घन किलोमीटर का अनुमान किया गया है। फिर भी सभी को मिलाकर धरातलीय जल का जो केवल 690 किलोमीटर जल का ही उपयोग किया जाता है। और भारत में देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है इनका जो जल ग्रहण क्षेत्र है, वाटर कैचमेंट एरिया, वो बहुत बड़ा है। और यहाँ पे देखिए वर्षा भी जो है अधिक होती है। और ये नदियाँ जो है देश का जो मतलब टोटल एरिया है, कुल क्षेत्र है उनका लगभग 1/3 भाग पर पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं जैसे इसका जो धरातलीय संसाधन का ये 60%, 60% जो है इनमें जल पाया जाता है। दूसरा है भूमिगत जल संसाधन, अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। भूमिगत जल मतलब यह धरती के सतह के नीचे चट्टानों के कणों के बीच मौजूद जो जल है उन्हें कहते हैं। तथा हम सरल शब्दों में जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि सतह के नीचे स्थित जल के रूप में ये होता है। देखिए, भूमिगत जल संसाधन देश में भूगर्भिक जल का विस्तार भंडार है, विस्तृत भंडार है, परंतु वितरण जो है बड़ा असमान है। भूगर्भिक जल का जो ये है भंडार जो है वो क्या है, बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है, परंतु इसका जो वितरण है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही असमान है। अलग अलग जगह पर कहीं पे अधिक मतलब धरातल ये भूमिगत जल आपको मिलेगा, कहीं पे कम। तो ये क्या है, बहुत ही असमान है। तो चट्टानों की संरचना, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, या धरातलीय दशा या जलापूर्ति दशा आदि कारक भूमिगत जल की मात्रा को प्रभावित करते हैं। हमारे देश में भूमिगत जल संसाधन का जो लगभग 432 घन किलोमीटर है, पर कुल पुनःपूर्ति योग्य भूमिगत जल संसाधन का ये जो 432 घन किलोमीटर है उसका जो है 46% भाग जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन से ही पाया जाता है। मतलब इनके जो भूमिगत जल संसाधन है उनके द्वारा ये 46% जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र से पाया जा रहा है। और उत्तर पश्चिमी प्रदेश और दक्षिणी भारत के कुछ भागों में नदी बेसिनों में भूमिगत जल उपयोग अपेक्षाकृत अधिक है। यहाँ पे जो है उपयोग अधिक किया जाता है, जैसे कि दक्षिणी भारत में और उत्तर पश्चिमी प्रदेश में।
लेगून और पश्च जल, लेगून एंड बैक वाटर्स। इसमें देखिए लेगून का मतलब होता है समुद्र या महासागर के किनारे पर जो बनने वाला एक उथला जल क्षेत्र होता है, मतलब इसमें खारे जल का एक झील बना होता है, तो इसे लेगून कहते हैं। और बैक वाटर जो पश्च जल या अप्रवाही प्रभावी की भी कहा जाता है, कहते हैं इसको, जो कि अनेक नदियों, झीलों, नहरों आदि सागरी जल से बना एक जल तंत्र होता है। मतलब अधिकतर ये आपको केरल में देखने को मिलेगा। तो इसमें देखिए भारत की समुद्र तट रेखा विशाल है और कुछ राज्यों में समुद्र तट बहुत दंतुरित है। देखिए समुद्र तट जो कहा जा रहा है भारत का, वो क्या है, बहुत ही विशाल, बहुत ही अधिक मतलब विस्तृत है। और इसमें जो है राज्यों में समुद्र तट के समुद्र तट जो है वो बहुत दंतुरित है। दंतुरित मतलब कटा फटा, एक समान एक लाइन में नहीं है, बल्कि उनकी जो आकृति वो टेढ़ी मेढ़ी है, कटा फटा नजर आएगा आपको। तो इस तरह से इसी कारण बहुत सी लेगुन और झीलें बन गई है। तो इस कारण क्या है, जो बहुत सारे लेगुन या झील जो है इनमें बनी है। केरल, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में इन लेगुनों और झीलों में बड़े धरातलीय जल संसाधन हैं। जैसे कि देखिए केरल, ओडिशा या पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे क्या है, झील या फिर जो लेगुन है उनकी बहुत मात्रा में मतलब पाए जाते हैं झील। तो इसमें जो है धरातलीय संसाधन भी क्या है, बहुत अधिक है। और यद्यपि सामान्यतः इन जलाशयों में खारा जल है, जैसे कि हम जानते हैं झील और ये जो लेगुन सब है इनमें क्या है, खारा जल पाया जाता है, जो कि मतलब पीने के योग्य नहीं हो पाता है। पर इसका उपयोग जो है मछली पालन और चावल की कुछ निश्चित किस्मों या नारियल आदि की सिंचाई में किया जाता है। तो इनका उपयोग जो है खारा जल का इनमें किया जाता है। जल की मांग और उपयोग, डिमांड ऑफ वाटर एंड इट्स यूजेस। जल का जो डिमांड क्या है, मतलब मांग हमारे देश में, और उसका किन किन रूपों में उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं भारत क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। तो इसमें जो कृषि की जाती है इसकी जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग कृषि पर निर्भर है। जैसे कि हम जानते हैं 2/3 भाग जो है हमारे यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो किस पर निर्भर है, कृषि पर। तो इसलिए देखिए पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को एक अति उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। इसमें देखिए पंचवर्षीय योजनाएं जो हमारे देश में की जाती है उसमें क्या है, कृषि को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। तो कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस पे ध्यान दिया गया है, सिंचाई पर, इरिगेशन पर, जो फसलों पर हम जो पानी देते हैं उसे सिंचाई कहते हैं। तो उनको जो है अधिक प्राथमिकता दी गई है। तो और इसके लिए जो है बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स, जो कि परियोजनाएं प्रोजेक्ट जो है वो की गई, बनाई गई, जो कि जल राशि का अधिकतम प्रयोग करने के लिए बनाई गई है। जैसे भाखड़ा नंगल डैम है, फिर हीराकुड है, दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आदि ये सब शुरू की गई है। तो वास्तव में भारत की वर्तमान में जल की मांग सिंचाई की आवश्यकताओं के लिए अधिक है। हमारे भारत में जो है वाटर का डिमांड जो है वो अधिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सिंचाई की आवश्यकता, मतलब यहाँ पे इरिगेशन, जो फसल को जो हम सिंचाई करते हैं उनके लिए इसका अधिक महत्व और इसकी अधिक आवश्यकता है। धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग जो है कृषि में होता है। कृषि कार्य में जो सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे धरातलीय और भौम जल, जो ग्राउंड वाटर सतह जल है और अंडरग्राउंड वाटर जो भूमिगत जल है, इन दोनों का उपयोग जो है सबसे अधिक कृषि में होता है। जैसे देखिए धरातलीय जल का जो है 89% जो है यूज़ किया जाता है, और भौम जल का जो भूमिगत जल है उसका 92% भाग मतलब इसमें उपयोग किया जाता है। जबकि औद्योगिक सेक्टर में, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, उनमें सतह जल का केवल जो है 2% ही यूज़ किया जाता है, और भौम जल जो भूमिगत जल है उसका 5% भाग ही उपयोग में लाया जाता है। और जो घरेलू सेक्टर में, जो घर में जो यूज़ होता है, घरेलू जल का उपयोग जो है भौम जल की तुलना में अधिक है। घरेलू सेक्टर में धरातलीय जल का उपयोग, देखिए धरातलीय जल जो है उसका अधिक उपयोग है, ना कि भूमिगत जल। कुल जल उपयोग में कृषि सेक्टर का भाग दूसरे सेक्टरों से अधिक है। जैसे कि हम देख रहे हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर हो या फिर जो घरेलू सेक्टर है, तो इन दोनों में से जो है कृषि का जो सेक्टर है, कृषि क्षेत्र में इसमें इनका उपयोग ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा डिमांड जो है कृषि पर है। फिर भी भविष्य में विकास के साथ साथ देश में औद्योगिक और घरेलू सेक्टरों में जल का उपयोग बढ़ने की संभावना है। जैसे सभी अभी हम कुछ कह नहीं सकते, जैसे भविष्य में हो सके तो इसका विकास के साथ साथ जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है या फिर जो घरेलू सेक्टर है उनमें भी इनका जो उपयोग है वो बढ़ सकता है, इसकी संभावना है।
सिंचाई के लिए जल की मांग, डिमांड ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। देखिए इरिगेशन के लिए हमारे यहाँ पे जैसे कृषि की जाती है, तो कृषि में सबसे अधिक जो है सिंचाई के लिए ही पानी का उपयोग किया जाता है, इसलिए वाटर का डिमांड जो है इरिगेशन के लिए भी अधिक है। देखिए कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए होता है। तो देश में वर्षा के स्थानिक सामाजिक परिवर्तन के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। हमारे भारत में जो है ये जो यहाँ का जो क्लाइमेट है, ये क्या है, मानसून पर, हमारा कृषि जो पूरी तरह से मानसून पर निर्भर करता है। तो देखिए कभी कैसे होता है कि मानसून में अधिक वर्षा होता है तो कभी वर्षा नहीं होता है। और भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं, राज्य हैं, जहाँ पे देखिए वर्षा जो है बहुत कम होता है, और कोई ऐसा राज्य भी जहाँ पे बहुत अधिक होता है। तो जहाँ पे वर्षा नहीं हो रही है ना के बराबर, तो वहाँ पे देखिए सूखाग्रस्त से वो मतलब देखने को मिलता है, सूखा पड़ जाता है, या फिर जो वर्षा विहीन क्षेत्र है, तो वैसे क्षेत्रों के कारण ही जो है सिंचाई की आवश्यकता होती है। उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन का पठार जो है इसके अंतर्गत ही आते हैं। भारत के अधिकांश भागों में जो है शीत और ग्रीष्म ऋतु में न्यूनाधिक शुष्कता पाई जाती है, इसलिए भी जो है शुष्क ऋतुओं में भी क्या है, उनको बिना सिंचाई के खेती करना कठिन होता है, इसलिए उनको सिंचाई करना वहाँ पे आवश्यक पड़ता है। तो पर्याप्त मात्रा में वर्षा वाले क्षेत्र जैसे पश्चिम बंगाल और बिहार में भी मानसून के मौसम में अवर्षा अथवा असफलता, सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न कर देती है। कभी कभी जैसे बताया कि मानसून में भी क्या होता है, बारिश जो है सही से नहीं हो पाती है, तो ये पश्चिम बंगाल और बिहार में वैसे क्षेत्रों में भी क्या है कि सूखा पड़ने का असर हम लोग को देखने को मिलता है, और इस तरह की जो स्थिति है वो उत्पन्न हो जाती है, तो जो कि कृषि के लिए हानिकारक है। और कुछ फसलों के लिए जो है जल की मात्रा जो है सिंचाई को मतलब आवश्यकता होती है, सिंचाई की आवश्यकता होती है। कुछ कुछ ऐसे फसल भी है जिनमें क्या है कि मतलब अधिक जल की जरूरत पड़ती है, जिस कारण वहाँ पे सिंचाई करना जरूरी हो जाता है। जैसे कि देखिए इसमें उदाहरण के लिए गन्ना, जूट आदि के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, जो केवल सिंचाई द्वारा ही संभव हो पाती है। सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। बहुफसलीकरण मतलब इसका मतलब है जिसमें कई फसलें जो है एक समय पर ही उगाई जाती है, उसे ही बहुफसलीकरण कहते हैं। तो ये जो है सिंचाई के कारण ही संभव बन पाती है। और ऐसा पाया गया है कि सिंचित भूमि की कृषि कृषि उत्पादकता जो होती है सिंचित भूमि की, वो असिंचित भूमि की अपेक्षा क्या होती है, ज़्यादा होती है। जहाँ पे सिंचाई करके फसल उगाया जाता है वहाँ का उत्पादन देखिएगा अधिक होता है, और जहाँ पे सिंचाई करके नहीं किया जाता उनमें थोड़ा सा कम पाया जाता है। तो दूसरे जो फसलों का अधिक उपज देने वाले जो किस्मों के लिए आर्द्रता आपूर्ति नियमित रूप से आवश्यक होता है। कुछ कुछ ऐसे फसल के जो उपज होते हैं मतलब किस्म होते हैं, उनमें क्या है आर्द्रता अधिक चाहिए, तो उनके लिए भी क्या है सिंचाई जरूरी हो जाता है, जो केवल विकसित सिंधु तंत्र से ही संभव होती है। वास्तव में ऐसा इसलिए है कि देश में कृषि विकास की हरित क्रांति की रणनीति पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अधिक सफल हुई है। ऐसे ही जैसे कि हरित क्रांति में क्या हुआ था कि गेहूं का उत्पादन जो है वो कई गुना बढ़ गया था, तो ये जो है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो ये अधिक सफल हुई थी। संभावित जल समस्या, इसमें देखिए जल का जो संभावित समस्या है, इसमें क्या है कि प्रति व्यक्ति उपलब्धता, जो मतलब जो व्यक्ति जो पानी का यूज़ कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, तो जैसे जैसे जनसंख्या क्या है बढ़ती जा रही है, तो जल की जो प्रति व्यक्ति उपलब्धता है वो कम होते जा रही है। और जो है ये जो उपलब्ध जो जल संसाधन है हमारे पास, उसमें जो है औद्योगिक या कृषि और घरेलू निस्सरणों से प्रदूषित होते जा रहा है, वो धीरे धीरे क्या है पोल्यूटेड होते जा रहा है। तो इस कारण जो हमारे पास जो जल संसाधन है उपलब्ध है वो भी क्या है सीमित होती जा रही है। उसके बाद देखिए जल के गुणों का ह्रास, जल का जो गुण होता है उसमें क्या होने लग रहा है, ह्रास होते जा रहा है वो। इसमें क्या है वो जल गुणवत्ता से तात्पर्य जल की शुद्धता अथवा अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल से है। जल गुणवत्ता मतलब कि जो जल जो है वो पूरी तरह से शुद्ध है, उसमें क्या है बाहरी जो पदार्थ होते हैं जो अलग जो ये पानी को पोल्यूट करते हैं, प्रदूषित करते हैं, उनसे रहित होना, उसे जल गुणवत्ता कहते हैं। तो जल बाह्य पदार्थों जैसे सूक्ष्म जीवों, रासायनिक पदार्थों, औद्योगिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से प्रदूषित होता है। पानी जो है वो किससे पोल्यूट हो रहा है, उद्योग से जो निकल रहा है पानी वो, फिर रासायनिक पदार्थों से या फिर सूक्ष्म जीवों से, इनसे क्या हो रहा है जल जो है प्रदूषित होता है। और इस प्रकार के पदार्थ जो है जल के जो गुण होते हैं उनमें कमी ला देते हैं, उसको प्रदूषित कर देते हैं, और इसे जो है मानव के उपयोग के लिए योग्य नहीं रहने देते हैं।
देखिए, जब विषैले पदार्थ झीलों, सरिताओं, नदियों या समुद्र या अन्य जलाशयों में प्रवेश करते हैं, तो वे जल में क्या होते हैं, घुल जाते हैं और जल में निलंबित हो जाते हैं। मतलब वो जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं, पता ही नहीं चलता और उसको प्रदूषित कर देते हैं, जिससे क्या है कि हम जो है मानव के लिए वो उपयोग के लिए योग्य नहीं रह पाता है। तो इससे जो है जल प्रदूषण बढ़ता है और जल के जो गुणों में कमी आने लगती है और ये जलीय तंत्र को क्या करती है, प्रभावित करती है। कभी कभी प्रदूषक नीचे तक पहुंच जाते हैं, जल का जो निचला वाला क्षेत्र है, मतलब पूरी नीचे पहुंच जाते हैं, उसको भी प्रभावित करते हैं और जो भौम जल को प्रदूषित करते हैं, जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको भी प्रभावित करते हैं और प्रदूषित करते हैं। देश में गंगा और यमुना जो अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं। इसी तरह से देखिए, ये जो पॉल्यूट किया गया है, जैसे हम जानते हैं गंगा और यमुना नदी वो क्या है, सबसे अधिक पॉल्यूटेड नदियां हैं, प्रदूषित नदियां। जल संरक्षण और प्रबंधन, वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। इसमें देखिए, जल जो है प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता जो है वो क्या है, घटती जा रही है। ऊपर से जल संसाधन क्या है, प्रदूषित होते जा रहे हैं। ऊपर से उनका जो डिमांड है वो बढ़ते जा रहा है। तो इसके लिए जो है जल संरक्षण और प्रबंधन का जो है, इसकी आवश्यकता जो है वो बढ़ गई है। तो देखिए, अलवणीय जल मतलब जो लवण मुक्त है, जो शुद्ध पानी है, जो पीने योग्य है, उनकी जो घटती उपलब्धता है वो घट रही है तथा और जो है उनकी बढ़ती मांग, उनका डिमांड भी जो है बढ़ रहा है। और सतत पोषणीय विकास के लिए इस महत्वपूर्ण जीवनदायिनी संसाधन, ये जो जल संसाधन है, उनका संरक्षण और प्रबंधन क्या है, आवश्यकता जो इनकी बढ़ गई है। तथा क्या है, विलवणीकरण द्वारा सागर महासागर से प्राप्त जल उपलब्धता। इसमें देखिए, सागर और महासागर से जो हमें जो मिल रहे हैं जल उपलब्धता जो है, वो उसकी अधिक लागत के कारण नगण्य हो गई है। और इसके लिए जो है भारत को क्या है, जल संरक्षण के लिए तुरंत ही कदम उठाना चाहिए। कठोर नियम सब, कानून सब बनाने चाहिए तथा इसके लिए नीतियाँ बनानी चाहिए और इसको क्या है, प्रभावशाली उपाय अपनाने चाहिए। तथा जल बचत तकनीकी और विधियों के विकास के अतिरिक्त प्रदूषण से बचाव के प्रयास भी करने चाहिए। जो पानी है वो क्या है, प्रदूषित हो रहा है, उसको भी, उसके क्या है, बचाव के लिए भी हमें बहुत सारी नीतियाँ या उपाय अपनाने चाहिए। तो जल संभर विकास, वर्षा जल संग्रहण, जल के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग और लंबे समय तक जल की आपूर्ति के लिए जल के संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता भी है। जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग, वाटर रिसाइकलिंग एंड रीयूज। रिसाइकलिंग एंड रीयूज मतलब उसको फिर से दोबारा से पानी का उपयोग करना। जैसे हम क्या करते हैं, जो बर्तन धोते हैं या फिर जो कपड़े धोते हैं, उसके पानी को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो उसे ना फेंक के हम दूसरे काम में अगर उसका उपयोग करते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे, पुनः उपयोग कहा जाएगा, मतलब रीयूज करना। और इससे जो हम अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। देखिए, कम गुणवत्ता के जल का उपयोग, जो कम गुणवत्ता, जो हमारे ज़्यादा यूज़ वाला नहीं है वैसे पानी, जैसे शोधित अपशिष्ट जल उद्योगों के लिए एक आकर्षक विकल्प है। मतलब उद्योगों पर क्या कर सकते हैं हम, वो शोधित अपशिष्ट जल जो है उनका उपयोग कर सकते हैं, जिनका उपयोग जो है और क्या है, इसका हम लोग शीतलन एवं अग्निशमन के लिए भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो है जल पर जो होने वाला जो लागत है उसको हम लोग कम कर सकते हैं। और देखिए, इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में जो है स्नान और बर्तन धोने में प्रयुक्त जल को हम क्या कर सकते हैं, बागवानी के लिए उपयोग। जैसे हमारे घर में हम छोटे छोटे जो बागान, मतलब जहाँ पे पेड़ पौधे लगाते हैं, उनमें हम क्या कर सकते हैं, पानी दे सकते हैं। जैसे नहाने के बाद देखिए, आपका पानी जो है, अगर आप उसको गड्ढे जैसे बना दें, तो वहाँ पे क्या होगा, आप जो कपड़े धो रहे हैं या बर्तन धो रहे हैं, उसका पानी जाके जमा होगा। आप उस पानी को यूज़ करके अपने पेड़ पौधे में लगा सकते हैं, बागवानी कर सकते हैं। इस तरह से जो है पानी का उपयोग जो है सही से होगा, पुनः उपयोग हो सकता है, रीयूज होगा। तो इससे अच्छी गुणवत्ता वाला जो जल है, जो पीने के लिए है, वो क्या हो जाएगा, उसका हम लोग संरक्षण कर सकते हैं, उसका बचाव कर सकते हैं। तो वर्तमान में पानी का पुनर्चक्रण एक सीमित माप में किया गया है। जल संभर प्रबंधन, वाटर सप्लाई मैनेजमेंट। देखिए, इनका काम जो होता है, ये पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है तथा भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोकता है। इनका काम क्या है, ये पानी को जो है, इनका जो पानी की जो उपलब्धता है उनको वो बढ़ाने में जोर देते हैं तथा उसको किस तरह से बचाव किया जा सके तथा भूमिगत जल का जो स्तर है वो क्या है, वो नीचा ना हो सके, वो एक लेवल पर बने रहे। तो इसके लिए लोग ध्यान देते हैं। तो इसमें देखिए, जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य मुख्य रूप से धरातलीय और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है।
देखिए, इसके अंतर्गत जो है, जो बहता हुआ जो जल है उसको रोका जाता है तथा विभिन्न विधियों मतलब अलग-अलग टेक्निक के द्वारा जो है दूसरे जगहों पर पानी का संचयन किया जाता है। जैसे कि अंतःस्रवण तालाब, पुनर्भरण, कुओं आदि के द्वारा भौम जल का संचयन। भौम जल मतलब भूमिगत जल जो है, अंडरग्राउंड वाटर है, उसका संचयन या पुनर्भरण शामिल है। तथा भी विस्तृत अर्थ में जल संवर्धन प्रबंधन के अंतर्गत सभी संसाधनों प्राकृतिक जैसे कि भूमि, जल, पौधों या फिर प्राणियों या जल संवर्धन सहित मानवीय संसाधनों के संरक्षण। मतलब ये जो है जल संवर्धन प्रबंधन जो है, ये एक व्यापक रूप से भी इसका अर्थ ये है कि ये संसाधनों जैसे कि प्राकृतिक रूप से ये क्या कर रहे हैं, चाहे वो भूमि हो या जल हो या पौधे हो या फिर प्राणियों या जो मतलब इनके सभी को वो संरक्षण करते हैं। इनमें मतलब सम्मिलित होता है ये सारा कुछ। जल संवर्धन प्रबंधन का उद्देश्य जो होता है वो प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन लाना है। ये क्या करते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हमें जो प्राप्त है तथा समाज उनमें क्या है, एक संतुलन बना के मतलब रखता है। जल संबंध व्यवस्था की सफलता मुख्य रूप से संप्रदाय के सहयोग पर निर्भर करता है। देखिए, कुछ भी चीज़ जो है वो अगर सहयोग नहीं किया जाएगा तो वो कैसे हो पाएगा, इसलिए जल संवर्धन व्यवस्था जो है वो क्या है, मुख्य रूप से संप्रदाय के सहयोग पर ही निर्भर करती है। देखिए, इसमें जो है जल संवर्धन विकास जो है या प्रबंधन जो है, इसके जो कार्यक्रम हैं, जो प्रोग्राम सब जो चलते हैं वाटर सप्लाई मैनेजमेंट के द्वारा, इसमें देखिए वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों के द्वारा मतलब देश में चलते हैं। पर इसमें ऐसे भी कुछ ऐसे गैर सरकारी संगठन भी हैं जो इस तरह के जो वाटर सप्लाई मैनेजमेंट है, जो जल संवर्धन विकास है, इन पर मतलब कार्यक्रम चलाते हैं। जैसे देखिए पहला जैसे हरियाली, ये क्या है, ये केंद्र सरकार द्वारा परिवर्तित है, मतलब जल संवर्धन विकास परियोजना है। ये उस तरह का प्रोजेक्ट है जो केंद्र सरकार द्वारा की गई है, जिसको हरियाली कहते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है, ग्रामीण जनसंख्या को पीने, फिर सिंचाई, मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए जन संरक्षण के लिए योग्य बनाना है। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो जनसंख्या पाई जाती है, जो लोग रहते हैं, उनके लिए पीने के लिए पानी, उनका जो वो कृषि करते हैं उनके लिए सिंचाई का सुविधा, फिर मत्स्य पालन जो मछली पकड़ते हैं, और जो है वन रोपण, इसके लिए क्या है, जल का संरक्षण के लिए मतलब वो योग्य बनाते हैं। फिर क्या है, परियोजना लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित की जा रही है। और ये जो परियोजना है वो ग्राम के जो पंचायत है उनके सहयोग द्वारा ही इसको किया जा रहा है, निष्पादित किया जा रहा है। फिर है नीरू मीरू, जल और आप, ये जो कार्यक्रम है वो आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है, और अरवारी पानी संसद जो अलवर जो राजस्थान में है के अंतर्गत लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संग्रहण संरचना जैसे अंतःस्रवण ताल की खुदाई की गई और रोग बांध बनाए गए हैं। इसमें क्या है, इस कार्यक्रम के द्वारा क्या है, बड़े बड़े जल संग्रहण क्षेत्र वैसे मतलब बनाया जा रहा है, उस तरह का संरचना जिसमें पानी को भर के रखा जा सके। इस तरह से वो वहाँ पे क्या करे, जल का संरक्षण कर रहे हैं। वर्षा जल संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर वर्षा जल जो होता है उसके भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्र करने की विधि है। ये क्या है, वैसी विधि है जिसमें हम वर्षा जल को क्या करते हैं, रोकते हैं, बहने से रोकते हैं और उनको इकट्ठा करके रखते हैं। तो इसी को जल संग्रहण कहा जाता है, वर्षा जल संग्रहण। तो इसमें देखिए इसका उपयोग जो है भूमिगत जल भृतों के पुनर्भरण के लिए किया जाता है। जो भूमिगत जल है उनका जो लेवल है वो नीचा ना हो, वो भरे रहे, इसके लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। यह एक कम मूल्य और पारिस्थितिकी अनुकूल विधि है। इनमें क्या है, मूल्य अधिक नहीं लगता, ये आराम से आप इसको अपने घर पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसके द्वारा जो है पानी की प्रत्येक बूंद संरक्षित करने के लिए वर्षा जल को नलकूपों, गड्ढों और कुओं में एकत्रित किया जाता है। ये क्या करते हैं कि बड़े बड़े गड्ढे बना दिए जाते हैं या फिर जो कुएं हैं उनमें भी क्या होता है, जल का जो लेवल है वो सही से बैलेंस बना रहे, इसके लिए इनको इकट्ठा किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है। वर्षा जल जो है वो क्या करता है, इसका जो हम लोग अगर संग्रहण करते हैं तो इससे क्या है कि जल की जो पीने की जो पानी है, जल है, उसकी उपलब्धता क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। और जो भूमिगत जल है उसका जो स्तर है वो भी एक मतलब ऊंचा बना हुआ रहता है, ना कि नीचे होता है। इससे हम नीचे होने से इसको रोक पाते हैं। और फ्लोराइड और नाइट्रेट्स जैसे संदूषण
जो प्रदूषण जो होते हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, कम करके अवमिश्रण भूमिगत जल की गुणवत्ता को भी ये बढ़ाता है। और ये जो है मृदा अपरदन, जो सॉइल इरोजन होता है या फिर जो बाढ़ आता है, उनको भी क्या करता है, ये रोकता है। और इसे जल भृतों के पुनर्भरण के लिए उपयोग किया जाता है। ये जो भूमिगत जल है वो भी क्या होने लगते हैं, भरने लगते हैं, भर के उनका जो स्तर होता है वो ऊंचा होने लगता है। और तटीय क्षेत्रों में लवणीय जल के प्रवेश को भी रोकता है। वर्षा जल संग्रहण के प्राकृतिक तरीके, जो नेचुरल तरीके हैं, उनके द्वारा देखिए वर्षा जल को हम संग्रहण जो करते हैं, संचय करते हैं, वो देश में विभिन्न समुदाय लंबे समय से अनेक विधियों से वर्षा जल संग्रहण करते आ रहा है। ना कि अभी से, वो मतलब पहले से ही वो क्या कर रहे हैं कि वर्षा जल को क्या करते, इकट्ठा करके रखते हैं ताकि उसका उपयोग वो लोग कर सकें। तो ये जो है ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण, सतह संचयन जलाशयों, जो सतह का जो मतलब जो धरातलीय जल है उनमें क्या कर रहा है, जैसे कि जलाशयों, जैसे कि झीलों, तालाबों या जो सिंचाई वाले जो तालाब बनाए जाते हैं उनमें वो जल को क्या करते हैं, इकट्ठा करके संग्रह करके रखते हैं। तो राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण जो है ढांचे, जिन्हें कुंड अथवा टाका, एक ढका हुआ भूमिगत टंकी, मतलब वो खुद से एक इस तरह का टंकी बड़ा सा बनाए रहते हैं धरातल पर ही, जिसमें क्या है, जो वर्षा का जो जल है वो जहाँ वो जाके उसमें इकट्ठा होता है। तो उसको लोग विभिन्न उपयोग में मतलब अलग अलग चीज़ों में उपयोग करते हैं उस पानी का। तो लोग क्या करते हैं, उसको टंकी जैसे बना के रख दिए हैं। और ये जो है गांव के पास या घर में संग्रहित वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। और वर्षा जल संग्रहण के विभिन्न विधियों को समझने के लिए देखिए आगे में कुछ फिगर दिए हुए हैं, चित्र है, उसको देखिए। इसमें देखिए वर्षा जल संग्रहण की विभिन्न विधियाँ, जो अलग अलग टेक्निक्स है। जैसे कि देखिए पहला है जल संभर प्रबंधन द्वारा जल संरक्षण। ये जो जल संभर प्रबंधन होते हैं, वाटर सप्लाई मैनेजमेंट, इनके द्वारा इस तरह से जल संरक्षण किया जाता है। फिर झीलों द्वारा जल संरक्षण, ये जो झील होते हैं उनमें किस तरह से किया जा रहा है देखिए। और फिर उसके बाद है सर्विस की कूप द्वारा जल संरक्षण। इसमें क्या है, छत जो होते हैं हमारे घर के छतों के ऊपर इस तरह से बनाया जाता है ताकि वर्षा का जल क्या है, इकट्ठा होके वहीं पर रहे, ना कि नीचे उधर घर मतलब गिरे। फिर उनको पाइप द्वारा नीचे जोड़ दिया जाता है ताकि वो नीचे आ सके सही से इकट्ठा होके। और उनमें साइड में देखिए एक टंकी बना दिया जाता है, जाकि वो क्या होता है, वो पानी जो है उसमें जाके इकट्ठा होने लगता है, नीचे चले जाता है। फिर पुनर्भरण कूप द्वारा जल संरक्षण, इसमें भी क्या किया जाता है, ये जो पानी आता है वर्षा पानी, उनको लाके इस तरह से भर दिया जाता है ताकि हमारा जो लेवल है पानी का वो नीचा ना हो, उसको वो रोकता है, वो ऊपर मतलब स्थिर बने रहे, एक तरह से बैलेंस बने रहे भूमिगत जल को। इसलिए इस तरह की जो विभिन्न विधियां हैं उनको अपनाई जाती है। देखिए भारत में जल संसाधनों की कमी के कारण, भारत में जो जल संसाधन है उसकी जो कमी हो रही है उसके क्या कारण है। कॉजेज ऑफ लैक ऑफ वाटर रिसोर्सेस इन इंडिया। पहला देखिए अत्यधिक उपयोग। अत्यधिक उपयोग मतलब जल का जो है बिना मतलब का अननेसेसरी जो है उसका उपयोग किया जा रहा है। जैसे बढ़ती जनसंख्या के कारण जल संसाधन का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है वैसे ही जल संसाधन का उपयोग जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। देखिए घरेलू ही नहीं बल्कि औद्योगिक क्षेत्र में भी जल जो है वो अत्यधिक उपयोग कर रहा है। तो इस कारण जो है इनमें कमी होती जा रही है। और दूसरा देखिए नगरीय क्षेत्रों का धरातल कंक्रीट युक्त होना। जो नगरीय क्षेत्र होते हैं, जो नगरों में देखिए टाउन एरिया में, वहाँ का जो धरातल है वो क्या है, मिट्टी नहीं बल्कि सीमेंटेड हो चुका है। पूरी तरह से क्या है, रोड बनते जा रहे हैं और कंक्रीट युक्त बनते जा रहा है। तो जिसके कारण देखिए बढ़ते विकास व औद्योगिकरण के कारण अब नगरीय क्षेत्रों में कहीं भी धरातल कच्चा नहीं है बल्कि कंक्रीट युक्त हो चुका है। और इसमें देखिए भूमि में जो है पानी जब वर्षा होता है तो वो क्या करता है, उसका रिसाव होकर वो नीचे जाता है, जिससे भूमिगत जल जो है वो एक स्थिर मतलब ऊपर बना हुआ रहता है। तो इसमें जैसे कंक्रीट वाला जो क्षेत्र होगा एरिया, तो वहाँ पे पानी क्या है, वहाँ पे रिसाव नहीं होगा उसका। तो इस कारण जो है वहाँ की जो जल होती है उनमें कमी होने लगती है। और इस कारण भौम जल संसाधनों में कमी आ गई है। भौम जल मतलब जो भूमिगत जल है, अंडरग्राउंड वाटर है, उनमें भी कमी देखने को मिलती है। तीसरा देखिए वर्षा जल संग्रहण के संदर्भ में जागरूकता की कमी। देखिए बहुत लोग जो है जागरूक नहीं है। ये जो वर्षा जल संग्रहण होता है,
जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, हम क्या करते हैं वर्षा जल को रोकते हैं, उनका हम उपयोग कर सके ताकि, तो इसके लिए जो है बहुत लोग जो है इसके लिए जागरूक नहीं है तथा उनको जो है इन विधियों के बारे में भी पता नहीं है। तो वर्षा जल संग्रहण के द्वारा संसाधनों का क्या है संरक्षण जो है आसानी से किया जा सकता है। तो इसके लिए जो ज़रूरत है क्या है कि लोगों को जागरूक करना, उनको अवेयर करना कि आप किस तरह से वर्षा जल को जो है उसका आप उपयोग कर सकते हैं तथा उनको इनका इम्पोर्टेंस, उसका जो महत्व है उनको समझाने की ज़रूरत है तथा विभिन्न विधियों जो है उनके द्वारा वो किस तरह से वर्षा जल को संरक्षण कर सकते हैं, उसका संग्रह कर सकते हैं। उसके लिए उनको क्या है विधि सबको भी बताना होगा, समझाना होगा, उनको जागरूकता लाना होगा। तो उनमें क्या है जागरूकता की कमी के कारण वो क्या करें, जो वर्षा जल है वो बहते जा रहा है तो उसका लोग उपयोग नहीं कर रहे। अगर वो उसका सही उपयोग करेंगे, अगर लोग जो है जागरूक होंगे इस बारे में, तो हम क्या कर सकते हैं, जो जल है उसकी जो निर्भरता है उसको हम लोग इसमें कम कर सकते हैं। फिर चौथा देखिए जलवायु दशाओं में परिवर्तन। यहाँ पे देखिए जो क्लाइमेट है वो भी क्या हो रहा है परिवर्तन, उसके कारण भी क्या है कि जल जो है भूमिगत जल वो क्या है उसका स्तर में कमी आ रहा है। जैसे देखिए जलवायु की दशाओं में परिवर्तन के कारण मानसून में भी परिवर्तन आता जा रहा है। जैसे जैसे क्लाइमेट की ये में परिवर्तन हो रहा है, चेंजेस आ रहा है, वैसे ही मानसून में भी क्या हो रहा है चेंजेस, परिवर्तन आते जा रहा है, जिस कारण धरातली या भूमजल संसाधनों में लगातार कमी आ रही है। पांचवा देखिए किसानों द्वारा कृषि कार्यों के लिए जल की अति उपयोग। मतलब ये जो कृषि कार्य में जो सिंचाई किया जा रहा है किसानों द्वारा, वो क्या कर रहे हैं जल का अति उपयोग कर रहे हैं, बहुत अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं। तो जिस कारण जो है धरातल या फिर जो भूम जल है उसकी उपयोगिता क्या हो जा रही है, वो जो जल संसाधन है उसमें कमी आ जा रही है। और बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वर्ष में 3 बार कृषि करने से जल संसाधनों पर दबाव भी बढ़ रहा है। किसान क्या करें, जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे कृषि में जो है उनकी आवश्यकता भी बढ़ रही है, उनकी जो डिमांड्स बढ़ रहे हैं, तो उनकी पूर्ति करने के लिए वर्ष में क्या है 3 बार कृषि की जा रही है, जिसके कारण कृषि के लिए उनको सिंचाई करना पड़ रहा है, जल की आवश्यकता पड़ रही है, तो जिससे वो क्या कर रहे हैं जल का अधिक उपयोग कर रहे हैं। तो इस कारण क्या है हमारे जो जल संसाधन है उसमें दबाव पड़ रहा है तथा उनमें कमी आती जा रही है। पाठ एक नज़र में, इसमें देखिए चैप्टर से कुछ मेन पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और आगे में जो है इस लेसन के इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं मैंने, तो आप वीडियो को पॉज करके उसका भी नोट्स बना लीजिएगा। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आए तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।